नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। जाति भारत की राजनीति की सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी ने जाति पर राजनीति की परिपाटी को बदलने में कुछ सफलता पाई है, लेकिन वो भी जाति के सच को पूरी तरह नकार नहीं पाई है। और जातियों में सबसे बड़े गुट ओबीसी को लेकर तो वो बहुत सतर्क है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर सवर्ण सांसदों को खुलकर ट्रोल किया गया। बावजूद इसके सरकार ने न सिर्फ नीट के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण दिया, बल्कि अब राज्यों को भी अपने यहाँ ओबीसी सूची में बदलाव करने का हक देने जा रही है। ओबीसी वोटर्स की संख्या का मान सभी रखने लगे हैं, इसीलिए संसद के मॉनसून सत्र में संभवतः ये अकेला बिल है जिसका विरोध विपक्ष ने नहीं किया। कांग्रेस ने तो खुलकर कहा कि वो समर्थन में है। इसीलिए आज हम यही समझेंगे कि इस बिल में ऐसा क्या खास है कि 3 हफ्ते से झगड़ रहे सत्ता और विपक्ष एकदम से साथ आ गए हैं। लेकिन पहले एक वीडियो दिखाएंगे। आज बस एक चीज उल्टी है, आज ज्ञान पहले वीडियो बाद में। आज है विश्व आदिवासी दिवस, अंग्रेजी में द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स, सादी अंग्रेजी में वर्ल्ड ट्राइबल डे। हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में आदिवासियों के हितों के लिए जागरूकता को बढ़ाया जा सके। दुनिया भर के आदिवासी समाजों ने हमारे वर्तमान की कीमत चुकाई है, फैक्ट है। चाहे प्रकृति का दोहन हो या फिर हमारे वक्त की राजनीतिक व्यवस्था, सबसे ज्यादा प्रभावित हर बार हर जगह आदिवासी ही हुए। चाहे अफ्रीका के मैदान हो या अमेरिका के धूसर पहाड़ या फिर अमेज़न से लेकर झारखंड तक के जंगल। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसका ऐलान किया तो इस दिन दुनिया भर में आदिवासी हितों की बात करना रवायत बन गया। भारत के आदिवासियों की कहानी भी वही है जो दुनिया भर के आदिवासियों की है, विस्थापन, दमन और कथित आधुनिकता का वो वार जो सीधे उनकी जड़ों पर होता है। भारत जैसे लोकतंत्रों ने आदिवासियों की संख्या को एक राजनीतिक शक्ति बना तो दिया, लेकिन इसका इस्तेमाल आदिवासियों के हितों के लिए कितना हुआ, ये एक अलग बहस हो सकती है। पहले मुख्यमंत्री आदिवासियों के साथ फोटो खिंचवाते थे, अब नाचते हुए वीडियो बनाते हैं। इन वीडियोस को देखिए और सोचिए कि प्रतीकों में बसी हमारी राजनीति आदिवासियों को प्रतीकों के अलावा क्या दे पाई है। রবি ঠাকুরের স্মরণে আমরা দিনটি উদযাপন করি এবং এমনই কতগুলি ঐতিহ্যশালী দিন হিসাবেই বিশ্ব আদিবাসী দিবস আজকে একটি ঐতিহ্য প্রকাশিত হলো স্বয়ং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে। ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজের নক্ষত্রখচিত সময়কে একটুখানি দূরে ফেলে দিয়ে আমাদেরকে এত সুন্দর করে আনন্দ দেওয়ার জন্য। তিনি বসে রয়েছেন অনেক উঁচু স্থানে, কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে এভাবে মিশে যান বলেই এ ধরনের রাঢ় অঞ্চলের মাটিগুলি শক্ত হতে পারে। এ আমাদের কাছে এক পরম প্রাপ্তি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ, প্রণাম। আমাদের এই 51টি পরিবারের ঠিক যেন মাতৃস্বরূপা শক্তি রূপে রয়ে। জঙ্গলমহল রে আয়ো লেখাতে বন নাম কাবেয়া মানতানি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর वैसे भारत में आदिवासी अधिकारों के नाम पर जो राजनीति होती है उसका अभी क्या हाल है आप मध्य प्रदेश के उदाहरण से समझ सकते हैं। हमारे यहाँ सरकारें किसी दिन को महत्व देना चाहती हैं तो उस दिन छुट्टी घोषित कर देती हैं। वो तो मजबूरी है कि 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को सरकारी कार्यक्रम रखना पड़ता है। सो मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस पर सरकारी छुट्टी घोषित की। मार्च 2020 में सरकार गिर गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए तो शिवराज सिंह सत्ता में लौट गए और शिवराज सरकार ने छुट्टी खत्म कर दी।
अब मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है तो कांग्रेस विधायकों ने फिर छुट्टी घोषित करने की मांग कर दी है। हंगामा हो रहा है। स्पीकर गिरीश गौतम ने इस मांग पर फौरी इनकार करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा होगी लेकिन बाद के समय पे होगी, अभी नहीं। तो कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ये हाल है भारत में आदिवासी हितों और उन पर हो रही राजनीति का। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। आज दिन की सबसे बड़ी सुर्खी बना टोक्यो ओलंपिक से लौटा भारतीय दल। ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारत ने इस बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज करवाया है। भारतीय दल कुल 7 मेडल्स लेकर लौटा है। दशकों बाद हमारे हाथ हॉकी में मेडल आया। नीरज चोपड़ा के रूप में हमें इतिहास में पहली बार किसी एथलेटिक इवेंट में गोल्ड मेडल मिला। खिलाड़ी जिस जिस हवाई अड्डे पर उतर रहे हैं उनके बाहर भारी भीड़ जुटती जा रही है। हमारे नायकों को वैसा ही सम्मान मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। उम्मीद की जा सकती है कि खेलों और खिलाड़ियों के लिए प्यार और समर्थन हमेशा बना रहेगा, यानी जब ओलंपिक्स नहीं होंगे तब भी। ओलंपिक पदक तालिका को एक और तरीके से देखा जाता है, ताकतवर देशों का प्रभाव और संसाधन, उनका डिस्प्ले। अमेरिका एक वक्त निर्विवाद चैंपियन होता था, लेकिन हाल के सालों में चीन ने उसे कड़ी टक्कर दी है। इस बार चीन ने बाजी लगभग पलट दी थी, लेकिन आखिरी समय में अमेरिका ने अपनी लाज बचा ली, वो टॉप पे रहा। 2024 के ओलंपिक खेल अब होंगे पेरिस में और तब तक का वक्त बीतेगा तैयारी में, लेकिन अभी वक्त है उत्सव मनाने का। दी ललन टॉप परिवार बधाई देता है सभी मेडल विनर्स को और उन्हें भी जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार वो पहले 3 में जगह नहीं बना पाए। दूसरी सुर्खी, प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी कर दी। सरकार ने 9 करोड़ 75 लाख किसान हितग्राहियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए 19,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये ट्रांसफर भी हो गए हैं। अगर आप इस स्कीम में पात्र हैं और किसी कारण आपकी किस्त नहीं आई है तो आप सभी किस्तों की जानकारी पाने के लिए आगे बढ़ाए कदम अपना सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है या आपके किसी परिचित के पास है तो आप उससे कहिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। pmkisan.gov.in इस पर जाइए। वेबसाइट के होम पेज पर दाईं तरफ आपको फार्मर्स कॉर्नर दिखाई पड़ेगा। फार्मर्स कॉर्नर सेक्शन पर क्लिक कीजिए और इसमें बेनिफिशियरी लिस्ट के विकल्प पर फिर क्लिक आपको करना होगा। नया पेज एक खुलेगा जिस पर आपको आधार नंबर, बैंक खाते की संख्या या मोबाइल नंबर में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। विकल्प के अनुसार जब आप डिटेल भरेंगे, जैसे अगर आपने फ़ोन नंबर चुना है और आप फ़ोन नंबर डाल देंगे तो उसके बाद आपको गेट डाटा नाम के बटन पर क्लिक करना होगा और उस पर क्लिक करते ही आपको सभी किस्तों की जानकारी मिल जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी डिटेल्स मैच नहीं होती हैं, तब पैसा जारी होने के बावजूद आपके खाते में नहीं आता है। अगर आप खुद ये प्रक्रिया फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी से पूछिए कि आप थोड़ी सी हमारी मदद कर दीजिए। इन स्टेप्स पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि आपकी किस्त का स्टेटस क्या है, वो जारी हुई है या नहीं हुई है, या आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की खामी है। अगली सुर्खी दिल्ली से है, लेकिन पहले आपको ये वीडियो देखना होगा। वीडियो में देश की एक बड़ी आबादी के खिलाफ हिंसक नारे लगाए जा रहे हैं। खुलेआम हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है और ये सब हो रहा है देश की राजधानी में संसद से केवल 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित जंतर मंतर पर। जब मॉनसून सेशन चल रहा है, संसद बैठी हुई है उसी जंतर मंतर पर जहां दिल्ली पुलिस ने ढेर सारी शर्तों के साथ किसानों को सीमित संख्या में प्रदर्शन की इजाजत दी है। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन यहीं पर बिना परमिशन हजारों लोग इकट्ठा हो गए और हिंसक नारे लगाए गए। खुलेआम वीडियो भी बना, वायरल भी हुआ। इन लोगों का दावा है कि ये भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी पर भारत जोड़ो मूवमेंट के नाम पर इकट्ठा हुए थे। इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाया गया था। कार्यक्रम आयोजित हुआ था सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय की देखरेख में। अश्विनी दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता रहे हैं। जो नारा दिया गया वो बिल्कुल घटिया है। मैं दिल्ली पुलिस से मांग करता हूं कि इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे। मैं सरकार से मांग करता हूं ऐसे मजहबी उन्मादियों को फांसी देने के लिए ऑर्डिनेंस लाके कानून बनाए। जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक मजहबी उन्माद, कट्टरवाद, अलगाववाद कम कंट्रोल नहीं होगा। इसकी निंदा करते हैं, हम कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। और जैसे मुझे पता चला, मैंने दिल्ली पुलिस से मांग किया इसकी वीडियो सत्यता की जांच कर लें। अगर ये वीडियो फेक निकला
तो जिन लोगों ने ट्वीट किया है मुझे बदनाम करने के लिए, उनके खिलाफ मैं कठोर कार्रवाई करूंगा। उनके सोशल मीडिया पोस्ट और इस कार्यक्रम के वीडियोस देखने से पता चलता है कि देश को तथाकथित औपनिवेशिक कानूनों से देश को मुक्त कराने के लिए यह भीड़ इकट्ठा की गई थी। लेकिन जब भीड़ इकट्ठी हुई तो उसने क्या किया वो आपने देखा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग दिल्ली पुलिस को खोजने लगे, पूछने लगे कि इन लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो अगले दिन यानी 9 अगस्त को अज्ञात लोगों के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। एक वीडियो इस तरह का सामने आया है, मुझे भेजा गया है, तो उस वीडियो का हम एग्जामिन उसको करवा रहे हैं और इस विषय में हमने एक एफआईआर दर्ज कर ली है और उसका इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। दूसरी तरफ कार्यक्रम आयोजित करवाने वाले भारत जोड़ो मूवमेंट ने इस तरह की नारेबाजी के बारे में जानकारी होने से भी इनकार किया है। भारत जोड़ो मूवमेंट की मीडिया इंचार्ज शिप्रा श्रीवास्तव ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक बयान दिया है, वो छपा हुआ है। उसमें वो कहती हैं कि हम वहाँ कानूनों का विरोध करने और यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करने के लिए जमा हुए थे। मेरी जानकारी में वहाँ पर किसी तरह के भड़काऊ नारे नहीं लगाए गए। वहाँ पर 5000 लोग मौजूद थे। अगर उनमें से 5-6 लोगों ने भी कोने में ऐसे नारे लगाए हैं तो हम खुद को उनसे अलग करते हैं। अगली सुर्खी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समुद्री सुरक्षा बढ़ाने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक ओपन डिबेट को संबोधित किया। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई देशों के प्रमुख नेता शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे पीएम मोदी ने समुद्री रास्तों के दुरुपयोग पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि समुद्र हमारी साझा विरासत है और इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सुनिए। तीसरा सिद्धांत हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स इनके द्वारा पैदा किए गए मैरीटाइम थ्रेट्स का मिलकर सामना करना चाहिए। इस विषय पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने कई कदम लिए हैं। साइक्लोन, सुनामी और प्रदूषण संबंधित समुद्री आपदाओं में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे हैं। पायरेसी को रोकने के लिए भारतीय नौसेना में 2008 से हिंद महासागर में पेट्रोलिंग कर रही है। भारत का वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन फ्यूजन केंद्र हमारे क्षेत्र में साझा मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ा रहा है। हमने कई देशों को हाइड्रोग्राफिक सर्वे सपोर्ट को और समुद्री सुरक्षा में प्रशिक्षण भी दिया है। हिंद महासागर में भारत की भूमिका एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में रही है। नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ओपन डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के पास ही है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश होते हैं, इनमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं, जैसे आप जानते ही होंगे। भारत 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य फिलहाल है। अगली सुर्खी में बात संसद की कार्यवाही की। आज भी कार्यवाही कम, हंगामा ज्यादा हुआ। लोकसभा में सुबह स्पीकर ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को बधाई दी। इसके बाद जैसे ही हाउस का नियमित कामकाज शुरू हुआ तो विपक्ष ने अपना नियमित कामकाज शुरू कर दिया, हंगामा और नारेबाजी वाला काम। इस वजह से आज भी प्रश्नकाल नहीं चल पाया। हंगामा शुरू होते ही स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही 11:30 बजे तक के लिए स्थगित की। पहले कार्यवाही फिर शुरू हुई तो फिर से हंगामा हुआ, फिर स्थगित करना पड़ा। 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में 127वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। ये बिल किस बारे में है, इस पर बड़ी खबर में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। बिल पेश होने के बाद हंगामा हुआ तो कार्रवाई फिर स्थगित करनी पड़ी। 15 मिनट बाद दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा हो गया। वैसे ये बिल पास हो गया है। विपक्ष के सांसद बिल में आकर नारेबाजी कर रहे थे। इसी माहौल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक के बाद एक 2 बिल पेश किए और दोनों ही बिल मिनट भर में पास हुए। वित्त मंत्री ने पहले सीमित दायित्व भागीदारी संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। अंग्रेजी में इसे कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल 2021। ये बिल 2008 के लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में संशोधन के लिए है। इसके लागू होने के बाद बड़ी कंपनियों में छोटे भागीदारों को समान अवसर मिल पाएंगे, यानी छोटे भागीदारों का अधिकार क्षेत्र बढ़ जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार आएगा, ऐसा सरकार का दावा है। ऐसे प्रयोजन इस बिल के बताए जा रहे हैं।
इस बिल के बाद वित्त मंत्री ने डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। 1961 के कानून में संशोधन को लेकर है ये बिल राज्यसभा से पहले ही पास हो चुके हैं और आज लोकसभा से भी बिना चर्चा पास हो गए। अब राज्यसभा में चलते हैं। राज्यसभा में आज भी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई और इस वजह से सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई, फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। जब 2 बजे सांसद फिर से बैठे तो सरकार ने अधिकरण सुधार विधेयक 2021 पेश किया। भारी हंगामे के बीच चर्चा और वोटिंग हुई और बिल पास हो गया। बिल पास होने के फौरन बाद सभा की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। 15 मिनट बाद राज्यसभा एक बार फिर बैठी। इस बार नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर सरकार महत्वपूर्ण बिल घंटा या 2 घंटा पहले लाएगी तो विपक्ष इस पर बहस कैसे करेगा, अपनी बात कैसे रखेगा। ये सब कहने के बाद पूरा विपक्ष राज्यसभा से वॉकआउट कर गया। ये भी देख लीजिए। विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद भी सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पेश किया और वो पास भी हुआ। ये बिल लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए लाया गया है। तो कुल मिलाकर दोनों सदनों में हंगामे के बीच बिल पेश होते रहे और पास भी होते रहे बिना चर्चा के। सदन में प्रश्नोत्तरी वाले हिस्से से आज भी एक खबर आई। सीपीआईएम नेता वी शिवदासन ने रक्षा मंत्रालय से पूछा था कि क्या पेगासस को लेकर कोई पैसे का लेन देन हुआ है उसे बनाने वाली एनएसओ कंपनी से। इस सवाल के जवाब में रक्षा मंत्रालय ने लिखित जवाब दिया और बताया कि एनएसओ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज के साथ मंत्रालय का कोई लेन देन नहीं हुआ है। एनएसओ ग्रुप वही इजरायली कंपनी है जिसके स्पाईवेयर पेगासस की मदद से जासूसी के आरोप लग रहे हैं। बाकी देशों में जांच चल रही है, भारत में नहीं हो पाई है, लेकिन खुलासे भारत को लेके भी हैं। तो ये थे आज संसद से अपडेट्स। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। 19 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ था। अब मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता चलने लगा है। अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं आया है जब संसद में हंगामा न रहा हो, कामकाज ठीक से हुआ हो या सत्ता पक्ष और विपक्ष में किसी बात पर जरा भी सहमति रही हो। विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच दर्जन भर बिल सरकार पास करा चुकी है, लेकिन फिर एक बिल ऐसा आता है जिस पर विपक्ष भी कहता है कि हम बिल को पूरा समर्थन देंगे, बिल को पास कराएंगे। ये संविधान संशोधन बिल है। आप जानते ही होंगे कि संविधान संशोधन बिल को 2/3 बहुमत से पास कराना पड़ता है, यानी कम से कम राज्यसभा में तो विपक्ष की मदद के बिना ये बिल पास नहीं हो सकता था। ऐसे में अगर विपक्ष चाहता तो इस बिल को अटका सकता था, सरकार को दबाव में ला सकता था, लेकिन यहाँ विपक्ष खुद ही कह रहा है कि हम बिल पास करवाएंगे। तो ये क्या बिल है जिस पर सरकार और विपक्ष एक पाले में है, दोनों में सहमति है, इस पर शो में विस्तार से बात करेंगे। बात कुछ महीने पहले से शुरू होती है, 5 मई 2021। इस दिन सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आना था महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर। महाराष्ट्र में 2018 में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मराठाओं को ओबीसी कोटे में आरक्षण देने का एक बिल लाई थी वो सरकार। इस कानून के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण कानून की संवैधानिक वैधता को सही माना। हालांकि आरक्षण 16% से घटाकर 12% कर दिया। इसके बाद इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। इसीलिए सबकी नजर थी कि अब सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षण पर क्या फैसला देगा, क्योंकि यह फैसला राज्यों में आरक्षण के कई और मामलों के लिए भी नजीर साबित हो सकता था। इसीलिए सब में बहुत जिज्ञासा थी, बड़ा इंतजार था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? कोर्ट ने शिक्षा और नौकरी में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया। इसके लिए कोर्ट ने कई वजहें भी गिनाई, जिनमें से एक वजह यह थी कि कोई भी राज्य अपनी तरफ से आरक्षण की सूची में किसी जाति का नाम नहीं जोड़ सकता, चाहे पिछड़े वर्ग का आरक्षण केंद्र को देना हो या राज्य को। इस पर फैसला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को ही करना है और पिछड़ी जातियों की लिस्ट सिर्फ राष्ट्रपति ही नोटिफाई कर सकते हैं, मतलब केंद्र सरकार या कैबिनेट। इसके साथ ही कोर्ट ने संविधान संशोधन 102 को सही माना। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के बुनियादी ढांचे के विरुद्ध नहीं है। अब तक देश में कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि कई जातियों को राज्यों की नौकरियों में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन केंद्र की नौकरियों में वो जाति ओबीसी में कैटेगराइज नहीं है। कहने का मतलब ओबीसी जातियों को लेकर एक लिस्ट राज्यों की होती है और केंद्र की अपनी लिस्ट होती है। मुमकिन है कि कई जातियां जो राज्य की ओबीसी सूची में हों वो केंद्र की सूची में ना हो। मतलब यह है कि राज्यों को अपनी ओबीसी सूची तैयार करने का हक रहा है और यह हक मिलता है संविधान से। अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) ने राज्य को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची की पहचान करने और घोषित करने की शक्तियां दी हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि मराठा आरक्षण के फैसले में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राज्य अपनी तरफ से किसी जाति को ओबीसी में नहीं जोड़ सकते। यही बात आती है संविधान संशोधन 102 की। 2018 में मोदी सरकार
संविधान में एक संशोधन लेकर आई थी, संशोधन नंबर 102। क्या था ये? इस संशोधन के जरिए अनुच्छेद 338B और 342A संविधान में जोड़ दिए गए। अनुच्छेद 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में है। अनुच्छेद 342 से राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरीज में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उल्लिखित करने का अधिकार प्रदान करता है और इस कवायद के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जा सकता है। तो संविधान में इन बदलावों के साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था बन गई। संविधान संशोधन 102 के बाद ये नियम हो गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति ही नई ओबीसी जातियों को सूची में नोटिफाई कर पाएंगे। इससे हुआ ये कि राज्य सरकारों के हाथ बन गए। पहले जो राज्य सरकारें पिछड़े या अति पिछड़े वर्ग में अपने हिसाब से जातियों को जोड़ लेती थी, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन 102 के आधार पर रोक लगा दी। हमने मराठा आरक्षण के मामले में भी ये देखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य ओबीसी लिस्ट में नई जाति नहीं जोड़ सकते। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वजह संविधान संशोधन 102 को बताया तो मोदी सरकार फिर से कोर्ट में गई। कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली गई। मोदी सरकार ने कोर्ट से कहा कि आप संविधान संशोधन 102 की व्याख्या फिर से कीजिए। राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने से रोकने के लिए हमें संविधान संशोधन नहीं लाए थे। लेकिन इस रिव्यू पिटीशन के डाले जाने के बावजूद संविधान संशोधन की मांग की जा रही थी। देवेंद्र फडणवीस समेत कई बीजेपी नेता भी केंद्र से दरखास्त कर रहे थे कि संविधान में संशोधन कर दिया जाए और राज्य को ओबीसी जातियां तय करने का हक मिल जाए। राज्यों को गैर बीजेपी शासित राज्यों से भी इस आशय की मांग आई है। इसीलिए केंद्र सरकार एक बार फिर से संविधान में संशोधन के लिए एक बिल लेकर आई है। ये संविधान संशोधन नंबर 127 होगा। इसके जरिए संविधान के अनुच्छेद 342A की क्लॉज 1 और 2 में संशोधन किया जाएगा और एक नया क्लॉज 3 जोड़ा जाएगा, 342A(3). इससे राज्यों को अपनी ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा, क्लियरली डिफाइन हो जाएगा। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 366 में क्लॉज 26C और अनुच्छेद 338 में नया क्लॉज B9 जोड़ा जाएगा। इससे यह होगा कि राज्य सरकारें बिना ओबीसी कमीशन के पास गए अपनी ओबीसी लिस्ट को नोटिफाई कर पाएंगी। अगर सरकार ये संविधान संशोधन नहीं लाती, सिर्फ केंद्र की लिस्ट रहती, तो एक बड़ा तबका आरक्षण से वंचित रह जाता। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अगर ओबीसी की राज्य सूची खत्म कर दी जाए तो 671 जातियों का आरक्षण बंद हो जाएगा। ये कुल ओबीसी का लगभग 5वां हिस्सा है, 20%। और अगर ऐसा होता है तो इसके नुकसान का कैलकुलेशन बीजेपी ने अच्छी तरह से किया ही होगा। अगले साल यूपी में चुनाव है। आप जानते हैं कि यूपी में आरक्षण और ओबीसी ये दोनों चुनाव में बड़े फैक्टर रहते हैं और किसी भी हाल में बीजेपी नहीं चाहेगी कि यूपी चुनाव के दौरान ओबीसी फैक्टर उसके खिलाफ जाए। इसलिए बीजेपी ने इस बिल को लाने में फुर्ती दिखाई है। विपक्षी पार्टियां भी इस बिल का विरोध करके खलनायक साबित नहीं होना चाहती हैं, इसीलिए हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। आज लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है, पास भी हो गया है। आपको पता ही है कि संविधान में संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के तहत स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, मतलब या तो सदन की कुल संख्या का बहुमत हो या फिर जितने सदस्य वोट कर रहे हैं उसका 2/3 बहुमत हो। आज बिल पर चर्चा के लिए 4 घंटे अलॉट किए गए थे। हालांकि चर्चा के बिना बिल सदन से पास हो गया। चूंकि विपक्षी पार्टियां भी इस बिल के समर्थन में है, इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि ये बिल राज्यसभा में भी किसी चुनौती से नहीं टकराएगा, काफ़ी स्मूथली पास होगा और इसी के साथ सरकार अपनी एक पुरानी गलती सुधार लेगी। आज के शो में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।